नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो सीईटी में जो ग्रुप सी और डी का जो एग्ज़ाम हाल ही में जा होने वाला है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि इनके अलावा जो महत्वपूर्ण जो अपडेट होती है तो वो भी जो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है वीडियो नहीं बनती है तो महत्वपूर्ण जो अपडेट है हम ऐसे ही जो है टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर डाल देते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित करता था? तो 3 भागों में विभाजित था, लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या फिर कालीबंगा। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी जो है धोलावीरा, इनको माना गया है। धोलावीरा जो है गुजरात में कच्छ प्रदेश के उत्तरीय जो विभाग है खंडेर, इसमें स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जो 5000 साल पहले विश्व का प्राचीन महानगर था और हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों में एक नवीन कड़ी के रूप में जुड़ने वाला पुरास्थल। धोलावीरा कच्छ के रण के मध्य में स्थित है, एक खंडेर द्वीप है और इस द्वीप के समीप ही सुरखाव शहर भी है। और धोलावीरा गांव खंडेर द्वीप की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बसा हुआ है और धोलावीरा पुरास्थल की खुदाई में मिले अवशेषों का प्रसार मनहर और मानसर नामक नालों के बीच में हुआ था। और धोलावीरा नामक हड़प्पा संस्कृति वाले इस नगर की योजना समानांतर चतुर्भुज के रूप में की गई थी और इस नगर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर है। नगर के चारों तरफ एक मजबूत दीवार के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं और नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण और व्यापक समतल मैदान के भी अवशेष मिले हैं। और इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई थी और इसकी पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या फिर अवम नगर कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर धोलावीरा को माना गया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? 1757, 65, 73 या 1792 में। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है 1773, इनको माना गया है। तो ये जो रेगुलेटिंग जो एक्ट था 1773, इनके द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इनका जो कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। नेक्स्ट है 42वां जो संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? 9, 10, 11, 12, तो कितने थे ये? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, तो 42वां संविधान में जो संशोधन था उनके अनुसार जो 11 जय माने गए थे। और भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था ये 1976 में, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और इसे रूस के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। और बात करें यहाँ पर जो ये 11 जो संख्या यहाँ पर बताई गई है, तो इसमें पहले नंबर पे जैसे प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। और तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा है देश की रक्षा करे। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करे। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और 11वां है माता पिता या
संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो इस प्रकार से जो 11 जो मौलिक कर्तव्य यहाँ पर ये बताए गए थे। उसके बाद आ जाता है किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवसर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण या निषेध। और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन सी वाला माना गया है, तो ये उत्प्रेषण आ जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। और जो अनुच्छेद 32 जो है उसके तहत मौलिक अधिकार को प्रोत्साहित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के तहत 5 रिट निकालने की शक्तियाँ प्रदान की गई है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। तो ये उत्प्रेषण जायनी में से है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है अकबर के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ये स्थित है? मेरठ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, जैसे प्रयागराज भी कह देते हैं। तो यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन है सी वाला, तो कहाँ पर है? ये आगरा में है। तो बुलंद दरवाजा जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा से लगभग 43 किलोमीटर दूर जहाँ फतेहपुर सीकरी जो स्थान है वहाँ पर है ये। और इसका जो निर्माण है ये अकबर ने कराया था 1601 में। और सर्वोच्च इमारत यहाँ पर बुलंद दरवाजा है इसकी, और जिसकी ऊंचाई भूमि से 280 फुट मानी गई है। और 52 सीढ़ियों के पश्चात दर्शक दरवाजे के अंदर तक पहुँचता है। तो 52 सीढ़ियाँ हैं इसमें इस तक जाने के लिए। और ये क्यों बनाया गया था? तो 1602 में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनाया था। वैसे तो जितने भी ये इमारतें वगैरह बनाए जाते हैं तो किसी न किसी जीत के उपलक्ष्य में ही बनाई जाती है। उसके बाद आ जाता है भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक नहीं है? इलाहाबाद, पंजाब नेशनल, यूको या फेडरल बैंक। तो कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? जो ऑप्शन डी में है, फेडरल बैंक। उसके बाद आ जाता है सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबल या चार्ल्स डार्विन के द्वारा? तो सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इनका जो यहाँ पर संबंध देखें तो जो ऑप्शन बी में है, अल्बर्ट आइंस्टीन, तो इनका ये माना गया है। और 1921 में जो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए। और इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकवादी थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए जाने जाते थे। और इन्हें सैद्धांतिक भौतिकी खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद है इनमें से कौन सी स्मृति या फिर मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? तो क्या है यहाँ पर अर्धचालक पर आधारित नहीं होती है? मुख्य स्मृति, दूरवृत्ति का स्मृति, कैसी मेमोरी, मेमोरी, द्वितीय स्मृति मेमोरी या रजिस्टर। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है सी वाला, द्वितीय स्मृति मेमोरी, यहाँ पर इसको माना गया है। तो द्वितीय स्मृति या मेमोरी मुख्य रूप से जो अर्धचालक इन पर आधारित नहीं होती है, जिसमें ये सीडी आ जाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी आ जाती है, मैग्नेटिक टेप, कैश मेमोरी। यह एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एक टीसीपी है, इसका फुल फॉर्म या पूर्ण जो स्वरूप हो वो इनमें से क्या है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है इसका सी वाला माना गया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। तो ये क्या है? डाटा के ट्रांसमिशन और नियंत्रण से संबंधित जो काम है करता है।
उसके बाद है बैंकों में चेकों को संशोधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं? OCR, MICR, OMR या पिक्सल का? तो बैंकों में चेक को संशोधित करने के लिए इनमें से किस निविष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं? और बैंकों में जो यहाँ पर प्रयोग होती है जो ऑप्शन बी में है MICR, जो उसमें चेक जो होता है उसमें नीचे लाइनें से जो लगी होती है तो उसको कोड को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद है वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था। पूरी डेट जो आपने यहाँ पर बतानी है और कंप्लीट डेट जो है ये 2017 है, 1 जुलाई 2017 GST गुड एंड सर्विस टैक्स। और GST प्रणाली को दुनिया भर के 130 देशों के द्वारा अपनाया गया है। GST के रूप में प्रत्यक्ष कराधान की एक सरल, पारदर्शी और कुशल प्रणाली होने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें माल और अस्थिर सेवाओं को अलग कराधान बना दिया गया है। माल और सेवाओं के बीच सीमांकन की रेखा के धुंधला रूप में एक समन्वित तरीके से माल और सेवाओं के कराधान इसमें शामिल हैं। तो जहाँ बस एग्जाम में तो इतनी पूछा जाता है GST कब लागू किया गया है, क्या कब पेश किया गया है, इसकी फुल फॉर्म वगैरह क्या है, तो इतना ही जहाँ एग्जाम में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर राज्यसभा की विशेष शक्ति शास्य का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो यहाँ पर जो इनमें कौन सा माना गया है? और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला 249। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो अनुच्छेद है, इसके प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो ये 93, 105, 108 या 116। तो यहाँ पर देखें तो जो इसमें जो ऑप्शन सी इसको माना गया है 108। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप, ये फैला हुआ है अरब सागर, हिमालय, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो भारतीय जो प्रायद्वीप है ये हिंद महासागर तक फैला हुआ है। हिंद महासागर जो है ये एशिया के दक्षिण में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है। और हिंद महासागर का अधिकांश भाग पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में आता है और इसके उत्तरी छोर पर भारतीय उपमहाद्वीप है और दक्षिण में अंटार्कटिक और पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है। हिंद महासागर अंध महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है और हिंद महासागर का क्षेत्रफल है 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और इसकी गहराई की बात करें तो हिंद महासागर जो इनकी औसत गहराई 4 किलोमीटर मानी गई है। उसके बाद इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो कौन से वाला है? दीवार, क्वीबल, मुनरो, माजुली। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन डी में है माजुली, जो कहाँ पर है? असम में माना गया है। तो माजुली जो है एशिया में नदी के बीच सबसे बड़ा द्वीप है और गुवाहाटी से करीब 4000 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में हुआ था और इसके उत्तर में खेरकुटिया नदी का निर्माण हुआ था। और यहाँ की जो आबादी है 1.67 लाख के करीब मानी गई है और करीब शहर जोरहाट से जलमर्ग ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसमें ये ऑप्शन डी जा हो जाएगा, क्योंकि वैसे अगर इनके बारे में पढ़ने लग जाए तो वीडियो जब बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी 1929, 31, 34 या 1939 में। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है बी वाला, आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा 1931 में। पूरी डेट भी एग्ज़ाम में कई बार आ जाती है। तो ये रहेगी 23 मार्च 1931, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उसके बाद है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति ग्रह को? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा है? जो ऑप्शन है ए में मंगल ग्रह है। और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं सबसे बड़ा जो ग्रह है कौन सा है, या जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह वगैरह माने गए हैं। और सूर्य के जो सबसे नज़दीक कौन सा है? नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राधाकांत देव के द्वारा? तो आर्य समाज की स्थापना के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं जो ऑप्शन सी में है स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये कब की गई थी? स्थापना हुई थी ये 10 अप्रैल और 1875 में, 10 अप्रैल 1875। कहाँ पर हुई थी? गिरगांव, बम्बई में, जिसका उद्देश्य था वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना और भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना और पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना। उसके बाद इनमें से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो कौन सा पर्वतीय स्थान है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला या डलहौजी? तो पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे जो अधिक है वो मानी गई है जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो ये ऊटी है। ऊंचाई कितनी मानी गई है? ऊंचाई की बात करें तो ये है 2240 मीटर। और भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर और उनकी समुद्र तल से ऊंचाई मीटर में अगर देखें तो दार्जिलिंग इनकी है 2050, शिमला की 2002, डलहौजी की 1970, मनाली की है 2050। तो इसी की मानी गई है यहाँ पर ज़्यादा, ऊटी 2240। उसके बाद आता है निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बलवंतराय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह आयगर समिति या ठक्कर आयोग? तो किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? और ये थे ऑप्शन बी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो इन्हीं के सुझाव के आधार पर वर्ष 1976 में जो 42वां जो संशोधन हुआ था 42वें नंबर का, तो इसके द्वारा मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A के रूप में संविधान में शामिल किए गए थे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो रीजनिंग वगैरह जो है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सभी शिक्षक चित्रकार हैं, कुछ चित्रकार अमीर हैं। तो डायग्राम आपने बनाना होगा तभी जो है यहाँ पर ये हल होगा और समझ में भी आएगा। तो क्वेश्चन है कि सभी शिक्षक ये हो गए शिक्षक, सभी शिक्षक क्या है? चित्रकार है। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर चित्रकार। सभी शिक्षक क्या है? चित्रकार हैं। कुछ चित्रकार अमीर हैं। तो कुछ का मतलब थोड़ा सा हिस्सा अमीरों का है इसमें। तो इसमें निष्कर्ष है कि सभी चित्रकार शिक्षक हैं। क्या सभी चित्रकार शिक्षक हैं? कुछ अमीर चित्रकार नहीं हैं। कुछ अमीर चित्रकार नहीं हैं। तो जो अमीर हैं वो चित्रकार कुछ हैं। तो यहाँ पर इसमें निष्कर्ष कौन से वाला निकलेगा? तो यहाँ पर जो इनमें निष्कर्ष की बात करें तो जो ऑप्शन है बी वाला, तो न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 यहाँ पर इसमें निकलता है, क्योंकक्योंकि सभी चित्रकार शिक्षक हैं, सभी चित्रकार शिक्षक। और कुछ अमीर चित्रकार नहीं हैं, कुछ अमीर चित्रकार नहीं है तो कुछ तो है। तो यहाँ पर न तो 1 न ही 2 को माना गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। तो ये आकृतियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले में आधा हिस्सा काला है, तीनों ऐसे ही है सर्कल। इसमें दूसरे वाले में पहला पूरा सर्कल है और इसके नीचे आधा है।
तीसरे वाले में देखें तो 2 सर्कल पूरे हैं, अगले वाला आधा है। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पर चौथी आकृति को बनाएंगे तो क्या आनी चाहिए, आसान है, आप एकदम से पहचान जाओगे। तो क्रम यहाँ से चल रहा है, यहाँ से पहला, फिर दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर आ गया है। इसके बाद फिर ये आधा हिस्सा यहाँ पर आना चाहिए। तो कौन सा बनेगा इसका, देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन ए वाला है। तो यही फिर इसका क्रम चल रहा है। उसके नेक्स्ट आ जाता है, जिस प्रकार प्रश्न का संबंध उदार से है उसी प्रकार उदार का संबंध इनमें से किससे माना गया है। जिस प्रकार प्रश्न का संबंध उदार से है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि जैसे प्रश्न का संबंध उदार से है, तो उसी प्रकार से जो यहाँ पर उदार है इसका संबंध बताना है किससे है। दयालु है, बुद्धिमान है, स्वार्थी है या फिर निराश है। और इनका जो संबंध देखें तो ऑप्शन सी से रहेगा। जैसे प्रश्न उदास होता है, इसी उदार का संबंध स्वार्थी से है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर एक ये समीकरण है, क्वेश्चन है, और इसमें जो है इसमें से कौन से वाला चिन्ह सही बिठाएं कि 13 बराबर 13 हो जाए। तो यहाँ पर जब हम इनको बिठाकर देखेंगे तो जो ऑप्शन सी वाला बनेगा, गुणा और जमा। तो जैसे ये जो यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर आपने इनको बिठाना है। तो गुणा और जमा को जब हम यहाँ पर समीकरण बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 24 भाग में 8 माइनस में 5 जमा में 5 गुणा में 3 और बराबर 13। बोर्ड मास वाला जो नियम है वो आपने लगाना है, भाग गुणा जमा माइनस। उसके बाद जब हम करेंगे तो 13 बराबर 13 ये आएगा। तो पहले भाग करना है, 8 या 24 हो जाएगा, 3 5 और -5, और उसके बाद गुणा भी कर लेते हैं, 5 या 15 बराबर 13। फिर यहाँ पर भाग गुणा जमा हो जाएगा। तो ये जमा का है 3 और ये भी जमा का है, बड़ा है, तो 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18। कहीं यहीं पर जाकर डेट उलझ जाते हैं कि इसमें से कौन सा करें। ये इसका ऐसे कर देते हैं 15 और ये, तो ये गलत हो जाता है। 15 और 3 18 आएगा यहाँ पर, 18 माइनस में 5, तो 18 में 5 गए 13 यहाँ पर जा डेट उलझ जाते हैं, यहीं पर जा क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। उसके बाद है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी भी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान अक्षर समूह का चयन आपने करना है, और इनमें कौन से वाला है, जो ऑप्शन आया है बी में, NOR, क्योंकि MNO और O और R के बीच में MNOP Q, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोई नहीं है, NO यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर ये YZ। तो इसी को क्या है यहाँ पर अलग माना गया है। उसके बाद है, एक पार्टी में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या आधी है। 1 घंटे बाद 5 लड़के पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और 3 लड़कियां पार्टी में शामिल हो जाती है। 1 घंटे पहले पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार के मान के होते हैं। तो माना पार्टी में लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाए, x/2 हो जाएगी, और कुल लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस में x/2 हो जाएगी। फिर जाए 1 घंटे बाद पार्टी में, तो उसमें x - 5 बराबर में x/2 और प्लस में 3। और उसके बाद जब हम इसे हल करेंगे तो क्या है, यहाँ पर जो 16 और तो इसमें जा फिर 24 जो आए आ जाएगी, क्योंकि 1 घंटे पहले लोगों की संख्या, फिर इसमें ऐसा हो जाएगा x + x/2, तो कितनी होगी 16 + 16/3।
2, तो फिर जो है ये 16 और 8 24 ऐसे जो है हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एक शब्द है नीडल दिया गया, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो कोट भाषा में जो हैमर है उसको कैसे लिखा जाएगा, तो ये इसका लगाना है आपने। तो इसमें देखें तो क्या है, NMEF और ABCDE ऐसे है। तो इसी प्रकार से जब हम इसको भी यहाँ पर बनाएंगे तो H का क्या बनेगा, GH, तो इनमें भी सभी में है। उसके बाद AB ML MN EDRS, तो इस प्रकार से बनेगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। तो कुछ संख्याएं हैं, यहाँ पर कौन सी आएगी। अब यहाँ पर क्योंकि रीजनिंग है किसी भी तरीके से आ सकती है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें 2 इन सारों को जोड़ लिया गया है। 2 और 1 3, 6 और 9 15, ऐसे ही 3 और 2 5 और 4 9 और 6 15। तो जब हम इसको जोड़ेंगे 4 2 6 6 12 और 2 14, तो ऐसे ही फिर इनको भी जोड़ लेना है। तो 14 आना चाहिए, जो ऑप्शन ए वाली में है। 4 2 6 13 और 1 14। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए इनको। लेखन, प्रकाशन, लेखक, पाठक, विक्रय। तो इनमें देखें तो जो बेचने का काम हो सबसे बाद में ही होता है। तो बेचने का काम मतलब कोई प्रकाशक जो है, कोई लेखक है, वो पुस्तक लिखता है तो बाद में ही वो बेची जाती है, जहाँ से जो कैंडिडेट है, नए बच्चे हैं, वो खरीदते हैं। तो बेचने का काम सबसे बाद में होता है और फिर वही देख सकते हैं इनमें कौन से में है। बेचने का काम यहाँ पर सिर्फ जो है जो ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पर, डी वाला यहाँ पर माना गया है। तो इसका क्रम कैसे माना गया है, पहले लेखक होगा, लेखन का काम करेगा, फिर प्रकाशन का काम होगा, पुस्तक बेची जाएगी और पाठक उसको पढ़ेगी। तो ऐसे जो इनका क्रम माना गया है। उसके बाद है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताइए। तो यहाँ पर ये किस प्रकार से है, 4 और 3 19 होने चाहिए। तो 4 चौके 16, इसका वर्ग अगर हम करें 4 चौके 16 और 3 19, 6 36 और 4 40, ऐसे ही 9 81 और 9 90। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, इनका वर्ग और प्लस हो रहा है। उसके बाद है कि पासे के 3 भिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो 6 जो है इसके विपरीत कौन सी वाली आएगी। और यहाँ पर कौन से वाली आएगी, जो ऑप्शन है यहाँ पर 5। तो 5 वाली जो इनके विपरीत यहाँ पर मानी गई है। पासे की पहली 2 स्थितियों को अगर हम देखें तो 3 के जो समलग्न जो सतह हैं इस पर 2 4 5 और 6 ये आ रहे हैं, और 3 के विपरीत 1 है। जबकि पासे के अंतिम 2 स्थितियों से अगर हम देखें तो 5 के समलग्न फलकों पर संख्या 1 2 3 और 4 है। तो 5 जो है यहाँ पर 5 के विपरीत जो 6 है उसको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पर निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या बतानी है। 57 62 31 36 18। तो किस प्रकार से जो क्रम है यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर क्रम अगर हम देखें
तो ये जो है यहाँ पर 57 में अगर हम 5 जोड़े तो 62 होता है, और 31 को अगर हम यहाँ पर भाग करें, 31 को भाग करें तो 31 दूनी 62 होता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें 31 और 5 36 होता है, और 18 दूनी 36 होता है। तो ये तो हो गया इस प्रकार का क्रम। अब इसी प्रकार से क्रम यहाँ पर चला लेना है, 5 2 5 2 5 फिर 2, तो 18 और 5 23, और 23 का फिर आगे यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि इसे आगे चलाते तो ये अलग चलता है, तो कौन सा है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर। तो 5 2 5 2 5 का जो है यहाँ पर क्रम चल रहा है, क्योंकि 23 तो भाग में नहीं है। नेक्स्ट है प्रियांक अक्षय का भाई है, सोनिया सक्षम की बहन है, अक्षय सोनिया का पुत्र है, प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर जो है ये रिलेशन वाले क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इनका संबंध बनाना है, किस प्रकार से बनेगा। तो जब हम इनका यहाँ पर संबंध बनाएंगे, प्रियंका सोनिया का क्या है, प्रियंका सोनिया, तो इनका क्या है ऑप्शन देखें तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन जो है यहाँ पर रहेगा डी वाला। तो पुत्र जो है यहाँ पर इनका बनेगा, और यहाँ पर भी आपने कुछ डायग्राम वगैरह बना लेना है। तो यहाँ पर जब कुछ इस प्रकार का फिर डायग्राम जो है बनेगा, जैसे प्रियांक अक्षय का भाई है, तो ये प्रियांक है और ये अक्षय है, प्रियांक अक्षय का भाई हो गया। सोनिया सक्षम की बहन है, सोनिया, और ये हो गया यहाँ पर सक्षम, सोनिया सक्षम की बहन है, और अक्षय सोनिया का पुत्र है, ये जो अक्षय है ये सोनिया का पुत्र है। और प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है, तो प्रियांक और सोनिया, तो ये जो है इनका जो पुत्र है वो यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है यदि AU 21 EGG 245, तो आप BA को किस प्रकार से लिखेंगे। अब इसके बारे में पता होना चाहिए ये 21 कैसे आया है। A जैसे अंग्रेजी वर्णमाला होती है 26 वर्ण होते हैं, आपको पता ही है, तो A पहले नंबर का है, और U कौन से नंबर का है। तो जब हम इनको करेंगे तो A1 U 21, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, AEJOTY 1 5 10 15 20 25 STU, U का मतलब क्या है, 21 नंबर पर है। तो ऐसे जो चल रहा है 1 गुणा में 21 बराबर 21। EGG, E कितना है, 5 है। G देख सकते हैं EFG 5 और 2 7, तो कौन से नंबर पे होगा, 5 गुणा में 7 गुणा में 7, तो 245 है। ऐसे जब हम इस कोड को भी यहाँ पर लिखेंगे तो 2 गुणा में 1 गुणा में 11 अक्षर पता ही आपको K होता है, K और E 5, जब इनकी गुणा करेंगे तो 110 ही आएगा। उसके बाद एक गाय एक खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है, फिर वह दाएं मुड़ती है और चलते हुए चलना भी जारी रखती है। जब वह चलना बंद करती है तो वह अपने प्रथम स्थान से किस दिशा में है। तो इस प्रकार से आपने बना लेना है। ये साइड उत्तर होगी, जिस साइड में आपका मुँह होगा, पीठ वाली साइड दक्षिण, राइट हैंड वाली पूर्व, लेफ्ट हैंड वाली पूर्व पश्चिम। तो इसी प्रकार से जब आपने गाय को चराते हुए देखना है कि किस साइड में वो चलते हुए जा रही है। तो ये गाय खेत में चलती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है। पूर्व साइड कौन सी है, ये वाली, मतलब ये गाय यहाँ से चली इस साइड में, तो इस साइड में चलेगी और पूर्व दिशा की ओर चल रही है। फिर वह दाएं, अब दाएं क्या है, उसका जो राइट हैंड आप अपना देख लें, तो राइट हैंड मतलब इस साइड में चलेगी। वो यहाँ से चली, यहाँ से दाएं हैंड अपने सज्जे हाथ मतलब राइट हैंड मुड़ गई, और जब वह चलना बंद करती है तो अपने प्रथम स्थान से किस दिशा में है। मतलब जो अगर देखें तो यहाँ से चली थी,
तो यहाँ से आप ये साइड देख सकते हैं कौन सी वाली है, ये वाली साइड। तो ये वाली साइड कौन सी बनेगी, तो अब आपको यहाँ पर इस तरीके से फिर ये बनाना होगा, क्योंकि ये तो 4 ही दिशाएं थी, फिर इनकी ऐसे वाली दिशाएं आपने बना लेनी है। तो यहाँ से ऐसे है, तो फिर इसमें देख सकते हैं अब कौन सी वाली गाय होगी, किस साइड में है। तो ये दक्षिण है और ये साइड कौन सी है, पूर्व है। तो इन दोनों के बीच की, ये जो बीच वाली है, ये बीच वाली कौन सी होगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड दक्षिण की, और पूर्व की दक्षिण पूर्व। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी वाला, दक्षिण पूर्व। उसके बाद हमारे यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे प्र में पूर्ण वर्ण है, प र दोनों या कोई भी नहीं। तो प में पूर्ण वर्ण कौन से वाला है, और इसमें जो है ऑप्शन जो है बी र को माना गया है। तो क्या है यहाँ पर, इसमें र वर्ण का प्रयोग करने से पूर्व प व्यंजन का प्रयोग सूक्त अक्षर के रूप में र के साथ किया गया है। तो इस तरह के अक्षर में स्वर नहीं होता, तो यहाँ पर जो है र जो इसको माना गया है। उसके बाद है प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिया गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप बताइए। तो प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिया गया है, और जो सही है वही बताना है आपने, शुद्ध वाला। तो इसमें सही कौन से वाला है, जो ऑप्शन आया है सी में, जगत प्राण, संसार को जीवित रखने वाला तत्व मतलब परमात्मा। उसके बाद है सदाचार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे कौन से वाला बनेगा। तो इसका जब हम बनाएंगे सत प्लस में आचार, त थ द तीसरा वर्ण हो जाता है, तो सत प्लस में आचार इसका बन जाएगा, सदाचार। उसके बाद है खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगेगा, खुश, विखुश, सुखुश, नाखुश, वे खुश। इस प्रकार से आप लगा के देख सकते हैं, और कौन सा वाला आपको इनमें सही लग रहा है, जो ऑप्शन सी वाला है, ना खुश। और ये जो ना जो है, ये उर्दू फारसी जो उपसर्ग के अंतर्गत माना गया है, जिसका मतलब ना करना, मतलब मनाही, ना मना करना। उसके बाद आ जाता है वल्य शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वल्य, वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, आवरण, मृग छाल। वल्य क्या होता है, और वल्य क्या है, जो घेरा जो होता है गोल सर्कल, उसको क्या देते हैं, कोई भी कंगन, वृत्त, परिधि। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। प्रेम शंकर मिलावटी घी कान में पकड़ा ही गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है। कोयले की दलाली में हाथ काले, चिराग तले अंधेरा, नाम बड़े और दर्शन छोटे, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। तो प्रेम शंकर मिलावटी घी कान में पकड़ा ही गया, आखिरकार लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी वाला है कि काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती है, क्योंकि चाहे चोरी करने वाला के उदाहरण आप समझ सकते हैं। अगर कोई चोरी करता है तो कितने दिन बच सकता है, एक न एक दिन तो वो पकड़ा ही पकड़ा जाता है। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया प्रेरणार्थक है, नामधातु है, संयुक्त है, या पूर्वकालिक क्रिया है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है सी वाली, तो पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर माना गया है कि यदि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है, जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है बैठने से पहले। तो चाय पीना क्रिया को पूरा कर चुका है। रोहन चाय पीकर बैठ कर, मतलब उसने जो चाय पी ली, तो ये पूर्वकालिक क्रिया जो है उसमें माना गया है।
उसके बाद है निम्न में से अव्ययभाव समास कौन सा है। आसानी से आप एकदम से पता कर सकते हैं। अव्यय उपसर्ग समास जो उसमें से है, जिसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग दिया गया होगा। नवरत्न है, नीति निपुण है, प्रतिदिन है या जन्मजात है। तो यहाँ पर जो आया है ऑप्शन डी वाला आया है प्रतिदिन। प्रति शुरू में आया है इसमें, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नवरत्न ये उसमें आता है जो द्विगु समास होता है, जिसमें शुरू में संख्या दी गई होती है। उसके बाद आ जाता है जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, तो उसे क्या कहते हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण, विषमादिबोधक या निपात। तो जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, और उनको कहा जाएगा निपात। जैसे ही, भी, तो, तक, भर, मातर, तो ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है बदऊ गुरु पद पदुम परागा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, अनुप्रास है या उत्प्रेक्ष अलंकार है। बदऊ गुरु पद पदुम परागा कौन सा अलंकार है। अलंकार की बात करें तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर माना गया है। अनुप्रास जो अलंकार है यहाँ पर इसमें माना गया है। जैसे ये प इस प्रकार से जो आ गया है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश ग्रामर के कुछ जो क्वेश्चन है वो अब आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द हार्वेस्ट। ये समानार्थक जो है इसका बताना है हार्वेस्ट का क्या होता है। और जब हम इसका समानार्थक देखें तो जो है ऑप्शन बी वाला बनता है। हार्वेस्ट जो फसल जो होते हैं उपज उसको कह देते हैं, और इसका फिर अनाज ये होता है, और सो का मतलब बीज बोना, प्लो ये हल को कह देते हैं, और रेस हल चलाना, श्योर हल चलाना। उसके बाद है व्हाट इज़ द वर्ब ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जाम, एग्जामिन, एग्जामिनर, एग्जामिनी, तो वर्ब ऑफ द वर्ड। और यहाँ पर जो इसका है ऑप्शन है बी वाला। तो एग्जामिनेशन परीक्षण जांच कह सकते हैं आप। एग्जामिनी जो इसका फिर बनेगा ये छानबीन करना, खोज करना। उसके बाद व्हाट इज द पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड पुट। तो पुट का क्या होता है, और इसका जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो पुट का पुट ही होता है, वर्ब की जो फॉर्म में होती है। थर्ड फॉर्म जाए मानी गई है। उसके बाद है ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज नोन एज। 100 ईयर जो शताब्दी कह देते हैं जिसे, 100 साल का। तो इसके लिए जो यहाँ पर आया है ऑप्शन सी वाला, सेंचुरी से कह देते हैं। और ये जो आया है यहाँ पर इसका मतलब होता है 10 वर्षों का समय। और एनिवर्सरी तो आपको पता ही होगा, वार्षिक वाली होती है, साल वाली। और ये सेंचुरी जो आई है शतक को कह देते हैं, सेंचुरी शतक। एनिवर्सरी में वार्षिक भी हो जाता है, वार्षिक उत्सव हो जाता है, जयंती हो जाती है। वैसे तो सभी एनिवर्सरी से जानती है। उसके बाद है सुपरलेटिव ऑफ वर्ड सून। सून, सुनर, सुनेस्ट या द मोस्ट सून। तो डिग्रियां हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव ऑफ द वर्ड सून का क्या बनेगा, तो सून का कौन सा बनेगा, सुनेस्ट। सून, सुनर, सुनेस्ट। उसके बाद है चूज करेक्ट आंसर फ्लोइंग, सही कौन सा वाला है। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी। यदि सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो उनके पूर्व एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब का सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आएगा हरियाणा जो शब्द है इसका प्राचीनतम संदर्भ पाया जाता है चामान, अथर्ववेद, ऋग्वेद या ब्रह्म पुराण में।
और इनका जो पाया जाता है ऑप्शन ए वाला, तो कहाँ पाया जाता है, चाहमान में। तो हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ चाहमान में पाया जाता है। उसके बाद है कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है, बहुधान्यक, पर्जोत्पत्ति, आदिरूपा या अंगिरस। और इनको जो माना गया है ऑप्शन ए वाला माना गया है, तो बहुधान्यक इनको कहा जाता है। हरियाणा प्रांत का प्राचीन नाम था बहुधान्यक। उसके बाद है हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य इनमें से है ऋग्वेद, यजुर्वेद, भगवद गीता या ओशो। तो प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, जो ऑप्शन बी में है, क्योंकि गीता का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में, तो इनको जो है यहाँ पर माना गया है, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा जो है इनकी बात हुई है, तो हरियाणा का तो जो है यही माना गया है। उसके बाद है कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता है, मतलब गले वाला नहीं है, हसला, फूल, बटन या गलसरी। तो कौन सा गले में नहीं आता है, गले में पहनने वाला नहीं है, जो ये ऑप्शन बी में है, फूल। फूल क्या है, ये नाक में पहना जाता है, और सारे के सारे जो है यहाँ पर ये गले वाले हैं। उसके बाद है इन राज्य और अथवा संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है। तो एक राज्य और अथवा संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है, दिल्ली हरियाणा, पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड हरियाणा, हरियाणा उत्तर प्रदेश। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। उसके बाद है ऐतिहासिक नगर रानिया, ये कौन से ज़िले में है, हिसार, पंचकुला, सिरसा या भिवानी में। तो ऐतिहासिक नगर है रानिया, और रानिया कहाँ पर आता है, तो इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से, तो ये कहाँ पर है, सिरसा में है। उसके बाद आ जाता है गोजिर महल, हरियाणा के किस जिले में है, हांसी, नारनौल, रेवाड़ी या हिसार में। तो गोजिर महल ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आसान क्वेश्चन हो गया है क्योंकि आप तो याद भी हो चुके होंगे, ऑप्शन सी वाला, हिसार में। और जो फिरोज शाह तुगलक जौन के द्वारा बनाया गया था 1354 में, 1354 में, और लगभग 20 फीट ऊंचा बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर यहाँ पर कौन सा है, फरीदाबाद, हिसार, गुड़गांव या फिर अंबाला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर आया है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन बी वाला है। अंबाला जो है, अंबाला को माना गया है 1574 किलोमीटर का, और जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद को माना गया है 741 किलोमीटर में। और हिसार जो है, हिसार को जो हिसार है, हिसार पाएगा यहाँ पर, जो हिसार है, हिसार को माना गया है 3983 किलोमीटर। जो अंबाला है, अंबाला का है ये 1574 किलोमीटर। और जो गुड़गांव है, इनका है 1253 किलोमीटर। तो ये हिसार है हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है, रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, यमुनानगर। तो हरियाणा की किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। अब नहीं करती है तो इनमें जो ऑप्शन है ए वाला, तो ए वाला है रोहतक। भिवानी राजस्थान की सीमा से लगता है, यमुनानगर उत्तर प्रदेश से लगता है, रेवाड़ी राजस्थान की सीमा से लगता है। तो ये जो रोहतक है यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद है कौन सा जिला सबसे आखिर में बना था, मेवात, चरखी दादरी, पंचकुला या कैथल। तो कौन सा जिला सबसे आखिर में इनमें बना है, आसान क्वेश्चन है, ये भी सभी को पता ही होगा, ऑप्शन बी वाला, चरखी दादरी बना था 22वां जिला। उसके बाद इनमें से हरियाणा की कौन सी नदी रेणुका, किशोर और लखवार व्यासी बांध पर बनाई गई है, घग्गर, यमुना, टांगरी या इनमें से कोई सी भी नहीं। हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किशोर और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं, और यह जो बनाए गए हैं ऑप्शन रहेगा डी वाला, अर्थात इनमें से किसी पर भी नहीं। रेणुका, किशोर, लखवार व्यासी बांध जो है ये गिरी नदी, हिमाचल प्रदेश, टोंस नदी पर उत्तराखंड, और यमुना नदी उत्तराखंड पर बनाए गए हैं। तो ये इनमें से
कोई सा भी नहीं है। उसके बाद है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कितनी सीटें जीती थी? 35, 42, 40 या फिर 38। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में, और क्योंकि 2019 का क्वेश्चन है, शायद ही एग्ज़ाम में ये पूछा जाए, क्योंकि अब तो आगे नए चुनाव होने वाले हैं 2024 में। तो इसमें तो जो ऑप्शन जो है डी वाला माना गया है, 40 वाला। तो विधानसभा आ सकती है कौन से नंबर की है? तो 14वीं विधानसभा है इस समय। उसके बाद है चंडीगढ़ के द्वारा शासित है संघ सरकार, चंडीगढ़, हरियाणा या केंद्र सरकार? तो चंडीगढ़ क्या है? ऑप्शन डी वाला है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है जो भारतीय राज्य पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, और एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ को सीधे भारत सरकार के द्वारा शासित किया जाता है, और यह किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ किसके द्वारा शासित है? केंद्र, हरियाणा, चंडीगढ़ या संघ सरकार के द्वारा। उसके बाद हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत या जिला परिषद? तो पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है? और ये है ऑप्शन बी वाला। तो पंचायती का जो है यहाँ पर पंचायत समिति जो है इनको माना गया है, और 3 स्तरों में इनको बांटा गया है। सबसे नीचे की जो ग्राम पंचायत होती है, इससे ऊपर की होती है पंचायत समिति, और सबसे ऊपर की है जिला परिषद। 20 लाख की जनसंख्या से अधिक के सभी राज्यों में ग्राम, खंड और जिला स्तर पर पंचायत बनाई जाती है, और 3 स्तर की पंचायत में 5 साल की अवधि पर चुनाव कराए जाते हैं, और पंचायत भगवान पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराने जरूरी है। और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में है। तो चाहे इनकी है या अन्य भी है, अगर कहीं पर सरकार भंग हो जाते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर दूसरे चुनाव हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो हरियाणा में जो राज्य सरकार है इनके द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम, बचपन, पोषण या इंदिरा आश्रम? तो इनका जो नाम है ये ऑप्शन ए वाला है, जगन्नाथ आश्रम। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है इस समय मनोहर लाल खट्टर, तो इन्होंने क्या है 25 दिसंबर 2018 को राज्य के बाल देखभाल संस्थान का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम किए जाने की घोषणा की, और इस नाम परिवर्तन की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सभी बाल देखभाल संस्थानों का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए इन सभी संस्थानों को एक ही नाम देना सही रहेगा। जगन्नाथ आश्रम इनको कहा गया है। उसके बाद हरियाणा में लोकसभा सीटों की कुल संख्या, आसान क्वेश्चन है, 10 है, और हरियाणा के 10 जो जैसे कि यहाँ पर आया है 10 सीटों तो सभी को ही पता है 10 है। और नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन से आते हैं इसमें? अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, फरीदाबाद और भिवानी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, हिसार। उसके बाद है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किया गया था। ये भी आसान क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा, ऑप्शन बी वाला है, ली कार्बुजियर। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म HFP 1428 को विकसित किया है? तो ये ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हिसार, करनाल, कोई सा भी नहीं। तो ये कौन से वाला है जो एक किस्म है HFP 1428, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी वाला, जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है हिसार, HFP 1428। और ये जो किस्म जो है ये सफ़ेद चूनी, और ये कह सकते हैं कि जो भी कुछ रोग लगते हैं उनसे अच्छी है, प्रतिरोधक क्षमता इसमें ज़्यादा है। नेक्स्ट है हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है?
हरियाणा कृषि बाजार अधिनियम 1971, 81, 61 या कोई सा भी नहीं। तो कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है, और ये किया जा रहा है ऑप्शन सी के अंतर्गत, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 के अनुसार। उसके बाद है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है। तो किस राज्य को खाद्यान्न खान कहा गया है, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, तेलंगाना को, और इनमें कहा गया है हरियाणा को। उसके बाद है पशु परिवहन नियम 1978 के अनुसार पैदल परिवहन के दौरान एक दिन में पशु हेतु अनुमत अधिकतम दूरी। तो पशु परिवहन नियम 1978 के अनुसार पैदल परिवहन के दौरान एक दिन में पशु हेतु अनुमत अधिकतम दूरी कितनी है, 40, 30, 45 या 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो मानी गई है ऑप्शन सी वाली 30 किलोमीटर। उसके बाद है शुष्क जलवायु क्षेत्र। पंजाब और हरियाणा में अधिकतम सिंचाई से मृदा की सबसे ऊपरी परत में लवण अवक्षेपित हो जाता है। इसी मामले में मृदा की लवणता की समस्या को हल करने के लिए कृषकों को निम्नलिखित में से कौन से लवणों को शामिल करने की सलाह दी जाती है, जिप्सम, कोरंडम, कैल्साइट या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है जिप्सम, इनको माना गया है। उसके बाद है रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक रोहतक के कौन से गांव से संबंधित है, निदाना, मोकरा, चंडी या इनमें से कोई से भी नहीं। और इनका क्या संबंध ऑप्शन किससे है, बी से है। तो कहाँ से है, मोकरा गांव से है। मोकरा कहाँ पर है, ये रोहतक में है। ये जो रियो ओलंपिक था 2016 का, इसके 13वें दिन महिला कुश्ती में भारत के लिए पहला जो कांस्य पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन के आधार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम, राणा रमन्ना उन्नत तकनीकी इंदौर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, राष्ट्रीय पादप अनुवंशिकी नई दिल्ली। तो उनके आधार पर व्यवस्थित करना है, और व्यवस्थित करने में जो है ऑप्शन बी को माना गया है, ए, बी, सी, डी। तो क्या है, ऐसे ही सही हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ है, गुरुग्राम में है, और राजा रमन्ना उन्नत तकनीकी केंद्र इंदौर में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है, और राष्ट्रीय पादप अनुवंशिकी संस्थान ये नई दिल्ली में है। उसके बाद है भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को किसकी अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया था। न्यायमूर्ति जयसी साहा, न्यायमूर्ति एम काटोजी, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई। तो ये भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को। और यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन है इसमें ए वाला, तो ये था न्यायमूर्ति जयसी साहा। नेक्स्ट है भैंस की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है भिवानी, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी में, और ये है ऑप्शन डी वाला। तो कहाँ पर है, ये रेवाड़ी में है। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है। तो नहीं, वाल्मीकि, बाणभट्ट, वेदव्यास या कालिदास सम्मान। तो ये संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है, और जो है ऑप्शन डी में महर्षि वाल्मीकि जो है ये महाकवि कालिदास सम्मान। तो ये हरियाणा के द्वारा नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश, तो उनके द्वारा दिया जाता है, हरियाणा के द्वारा नहीं दिया जाता है। उसके बाद हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है, नेकीराम शर्मा, बलदेव सिंह, श्री राम शर्मा या सर छोटूराम। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक, और इनके हैं ऑप्शन सी वाले। तो कौन है, ये श्री राम शर्मा। सॉरी 98 का सी, ठीक है, श्री राम शर्मा। उसके बाद है किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, यक्ष, मायकी, मध्यम निकाय, दिव्यवदान या व्यादन में। तो यहाँ पर देखिए तो जो ऑप्शन सी वाला है मध्यम निकाय और दिव्यवदान, इनमें मानी गई है। उसके बाद नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय पक्षी जो अभयारण्य कह सकते हैं आप, शरण या अभयारण्य, सुल्तानपुर हरियाणा के कौन से ज़िले में है, गुरुग्राम, यमुनानगर, पंचकुला या फिर अम्बाला में।
और इसमें जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो कहाँ पर है ये, गुड़गांव में है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए